हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में जाना विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें थोड़ा सा और रह गया है, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग रहेगी तुम्हारी आज की धातुओं का संक्षारण, उसके बाद पढ़ेंगे विकृत गंधता। तो सबसे पहले हम समझते हैं धातुओं का संक्षारण क्या है। तो धातुओं के संक्षारण की बात की जाए तो जो वस्तु नमी, ऑक्सीजन या किसी अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो उसकी ऊपर की जो परत है वो क्षरण होने लगती है, खराब होने लगती है। इसको संक्षारण से बचाने के निम्न उपाय भी हैं। जैसे धातुओं को आप नमी रहित वातावरण में रखें, यानी सूखे वातावरण में रखें। धातुओं पर हम पेंट लगा करके भी रख सकते हैं। और एक यसद लेपन भी क्रिया होती है, आप यसद लेपन करके भी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। और कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु के ऊपर आप परत चढ़ा देंगे तो भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो एक बार हम इसे नोट कर लेते हैं। आइए आप देख सकते हैं, देखिए जब कोई धातु वायु, नमी व अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो उसकी ऊपर की जो परत है वो क्षरण होने लगती है, या कहें हम कमजोर होने लगती है। इसे ही धातु का संक्षारण कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहा रहेगा तो लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, यानी कॉपर देखा जाए तो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व तो नहीं है, लेकिन और नमी और ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कॉपर के ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे कॉपर की जो ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन और नमी के साथ अपक्रिया करने से ऊपर की जो परत है वो हरे रंग की हो जाती है। जैसे चांदी का काला पड़ना, चांदी धीरे धीरे नमी और ऑक्सीजन से अपक्रिया करती रहती है और चांदी धीरे धीरे काली दिखाई देने लगती है। आगे देखिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। तो धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से, उसके क्षरण से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नमी रहित वातावरण में रखकर। आप धातुओं को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर नमी बिल्कुल भी ना हो, तो बहुत कम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगी और बहुत कम धातु का संक्षारण होगा, लगभग लगभग धातु बच जाएगी। तो आप धातु को नमी रहित वातावरण में रखकर भी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा है धातुओं पर पेंट करके धातु को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से बचाया जा सकता है, जिससे धातु का संक्षारण रुक जाएगा। आगे देखिए, कम अभिक्रियाशील धातु की परत अधिक अभिक्रियाशील धातु पर। इसका मतलब यह है कि जो कोई धातु है, कोई भी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है, अगर आप उस पर कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा देंगे तो कुछ हद तक संक्षारण को रोका जा सकता है। आगे देखिए, यसद लेपन। यसद लेपन क्या है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। यसद लेपन लोहे व इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, लोहे और स्टील पर जस्ती की परत चढ़ा देना यसद लेपन कहलाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे यहाँ नोट कर सकते हैं, यसद लेपन। लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ा देना, ये यसद लेपन कहलाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आप इसे यहां तक नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आपका विकृत गंधता। ये विकृत गंधता क्या होती है, जब कभी हम वसायुक्त भोज्य पदार्थ या तेलीय भोज्य पदार्थ, ऑयली फूड होते हैं, उनको हम लंबे समय तक रखा रहने दें तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आने लगता है, जिसे ही विकृत गंधता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वसायुक्त भोज्य पदार्थ और तेलीय युक्त भोज्य पदार्थ, जिसे हम ऑयली फूड कहते हैं, उनमें वसा और तेल दोनों उपचयित होने लगते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। विकृत गंधता रोकने के कुछ उपाय हैं। आप प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके भी विकृत गंधता को रोक सकते हैं। आप वायु के स्थान पर
नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके विकृत गंधता को रोक सकते हैं, और आप शीतलन द्वारा यानी फ्रीजिंग द्वारा फ्रीज में अगर अपना फूड रख दें तो कुछ हद तक विकृत गंधता को रोका जा सकता है। चलो आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। विकृत गंधता, विकृत गंधता आप देख सकते हैं, वसा युक्त खाद्य सामग्री का अगर हम लंबे समय तक उसका उपयोग ना करें तो उसके स्वाद और गंध में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे ही हम विकृत गंधता कहते हैं। तो विकृत गंधता को रोकने के कुछ उपाय आप देख सकते हैं। जैसा पहला है प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके। इसका मतलब है कि आप ऐसे पदार्थों का चयन कीजिए जिस पर ऑक्सीजन का प्रभाव ना हो, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया ना करते हों। दूसरा है शीतलन द्वारा। इसका मतलब यह है कि आप कुछ हद तक फ्रीज में सामान को रख करके, ठंडा रख करके आप कुछ हद तक विकृत गंधता को रोक सकते हैं। थर्ड है आपका ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके आप विकृत गंधता को रोक सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, आप देखिए इधर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स के पैकेट में, जितने भी आप चिप्स देखते हो आजकल, उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो चिप्स वगैरह हैं, चिप्स हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित और खाने योग्य बनी रहती हैं। इसलिए नाइट्रोजन गैस के कारण वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, और जिससे उनमें जो खाना है वो सुरक्षित बना रहता है, उनमें विकृत गंधता नहीं होती है। आपके इस चैप्टर का जो थ्योरी सेक्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसके पेज नंबर 15 पर आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो मैंने आपको एक सक्रियता श्रेणी के आधार पर कुछ तत्व याद करने के लिए दिए थे इससे पिछली वीडियो में। अगर वो आपने याद कर लिए हैं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप एक बात बताइए मुझे, जो लोहा है आयरन, जिसे हम Fe बोलते हैं, और कॉपर Cu, तो मुझे आप एक बात बताइए, इन दोनों में से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? अगर आपने वो टेबल पढ़ी है जो मैंने बताई थी तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इन दोनों में से जो आयरन है, जो लोहा है, वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो अगर यहाँ आयरन, जो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो विलयन दिया हुआ है, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन दिया हुआ है, आयरन उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट का एक नया विलयन बन जाएगा, जिससे जिसके साथ ही उसका रंग भी बदल जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे आप देख सकते हैं जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट का निर्माण होगा, जिससे कॉपर सल्फेट का रंग भी परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको यहां ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए करते हैं। पहला है सोडियम
की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराए तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो देखते हैं एक बार इसे। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन को देखो। सबसे पहले यहां पर इस अभिक्रिया में हम ऑक्सीजन को देखते हैं। सबसे पहले यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना रह गया, 1 ही है। तो मैं इस अभिक्रिया को देखता हूं तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहां ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और यहां पर हम देखेंगे, यहां सोडियम है और यहां सोडियम, ये दोनों, यहां सोडियम कितना हो रहा है। जब ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, उपचयन हो जाएगी। अब नीचे वाले में देखिए आप, अगला एग्जांपल है आपका कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से कराई जाए तो कॉपर प्लस H2O हमको मिलता है। तो आप इसमें देखिए, यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन में आप यहां गौर से देखिए, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन और बढ़ गया तो H2O या हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी जल बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ये अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। और ये वाली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये वाली अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी आपकी अपचयन। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, सोडियम, सोडियम की बात की जाए तो सोडियम यहाँ हो रहा है उपचयन। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम यहाँ क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो हम लिखेंगे सोडियम उपचयित और कॉमा लगाइए। अब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अपचयित। ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले की बात करें तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। तो दूसरे वाले की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ लिख देंगे उपचयित। और नीचे आप देख सकते हैं कॉपर, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Cu, कॉपर अपचयित। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए और हम अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं।